गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एस्टिमेशन को डिटेल में कवर करेंगे। ये हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर यूनिट है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पूरे पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए एक छोटे से सैंपल का यूज करते हैं। हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम से शुरू करेंगे, फिर डेटा को समराइज करने वाले डिस्क्रिप्टिव टूल्स को समझेंगे और लास्ट में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अननोन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं एंड हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड दोज एस्टिमेट्स। सो पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम अपने लेक्चर को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेक्शन 2 विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो हो सकता है मैं इतनी डिटेल में ना कराऊं। आई विल अज्यूम कि ग्राफिकल टूल्स आप ऑलरेडी काफी हद तक जानते हैं। देन इज सेक्शन 3 इज एस्टिमेशन मेथड्स। वो टेक्निक्स जैसे कि मेथड ऑफ मोमेंट्स, एमएलई एक्सेट्रा, इस तरीके के एस्टिमेशन टेक्निक्स जिसमें हम सैंपल डेटा का यूज करके पूरी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम ये सीखेंगे कि हम अपने गेस को यानी एस्टिमेट को लेकर कितने श्योर हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं और उसकी अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करें, इसमें ये सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद सीएलटी, दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो सीएलटी पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। पहले बात करते हैं रैंडम सैंपल्स की। अगर हम किसी पॉपुलेशन से एन साइज का एक रैंडम सैंपल लेते हैं तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम उसे n इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X1, X2 एंड सो ऑन अप टिल कैपिटल Xn, इसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रैंडम सैंपल। इंडिपेंडेंट, अब जो वर्ड्स आए हैं n इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वर्ड है उसका क्या मतलब है कि एक ऑब्जर्वेशन का आउटकम दूसरे ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि हर एक ऑब्जर्वेशन उसी सेम रूल और सेम डिस्ट्रीब्यूशन f से आ रही है जिससे बाकी सब आ रहे हैं। जैसे टर्म पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हमारा क्या मतलब होता है? पूरा ग्रुप जिसके बारे में हम कुछ स्टडी करने वाले हैं। जैसे अगर हम डीटीयू के सारे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ स्टडी करने लगे या फैक्ट्री में जितने भी बोल्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन सबको उनके सबके साथ डील करने लगे, तो दैट विल बी पॉपुलेशन। सैंपल इज पॉपुलेशन से कुछ छोटा सा हिस्सा, कुछ छोटा सा पार्ट हम निकाल लें, उसको ऑब्जर्व करें, तो वो सैंपल है। जैसे कि मैं डीटीयू के हर स्टूडेंट का डेटा ना रीड करके कुछ रैंडमली 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करके उन पे कुछ स्टडी करूं, तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल। स्टैटिस्टिक क्या है? इट इज सैंपल डेटा से कैलकुलेट की गई कोई भी वैल्यू, पॉपुलेशन डेटा से नहीं, सैंपल डेटा से कैलकुलेट की गई किसी भी वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? स्टैटिस्टिक। जैसे कि जो 100 स्टूडेंट का सैंपल हमने कैलकुलेट किया, उसकी सपोज एवरेज हाइट निकाली हमने, तो जो एवरेज हाइट ऑफ दैट सैंपल डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स बार। तो ध्यान रहे कि सैंपल के एवरेज को हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक्स बार से। तो इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये सैंपल से रिलेटेड है जो भी, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एक स्टैटिस्टिक है ये। देन इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, किसी स्टैटिस्टिक की अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, हमने पढ़ा था पिछले यूनिट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। सेम टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं, जिसमें आप सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, सैंपल्स की स्टैटिस्टिक की एक्चुअली। जैसे मैंने 100 सैंपल पॉपुलेशन से रैंडमली 100 सैंपल पिक किए, उनका मीन कैलकुलेट किया, वो एक मीन आया है। ऐसे ही कोई दूसरे 100 सैंपल्स कलेक्ट किए, उनका मीन निकाला, फिर से कोई अलग से रैंडमली 100 सैंपल्स कलेक्ट किए, उनका मीन निकाला। जो ऑफकोर्स सिर्फ 3 मीन नहीं ले ले, सपोज बहुत लार्ज डेटा सेट है और उस बहुत लार्ज डेटा सेट में से हमने सैंपल्स निकाल के बहुत सारे मीन वैल्यूज निकालिए। उन मीन वैल्यूज, अब वो मीन वैल्यू क्या कहला रही है? स्टैटिस्टिक्स। तो उस स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको हम क्या कह रहे हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डेटा पॉइंट xi का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है और उनके एवरेजेस x बार का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। x बार खुद एक रैंडम वेरिएबल कंसिडर होगा। देन इज सैंपल मीन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा मैथमेटिकल होकर सैंपल मीन यानी x बार, कैपिटल X बार को देखते हैं।
अगर हमारे पास n साइज का एक IID यानी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल है, जिसका पॉपुलेशन मीन, सी आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन नाउ, पहले हमने क्या कहा था, सैंपल मीन कैपिटल X बार से डिनोट कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट कर रहे हैं, और वेरियांस को सिग्मा स्क्वायर से, वेरियांस ऑफ पॉपुलेशन को सिग्मा स्क्वायर से। तो सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन यानी म्यू और पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है अगर सिग्मा स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल का मीन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू 1/n समेशन फ्रॉम 1 to n समेशन ऑफ xi। अब हम देखते हैं कि इस सैंपल मीन x बार की 3 अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है कि हम इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट मीन, यू विल रियलाइज दैट, एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर। देखो यही चीज आप पॉपुलेशन के लिए भी फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ हम उसे बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, है वो मीन ही पर किसका, सैंपल का। फिर वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया करते थे हम पॉपुलेशन के लिए। अब वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके सैंपल में जब कैलकुलेट होती है तो उसका फॉर्मूला हल्का सा डिफरेंट है, और उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बोलते इस केस में, हम उसको क्या बोलते हैं सैंपल के केस में स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू डिनोटेड बाय कैपिटल E x बार, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल। इसका मतलब ये है कि सैंपल मीन एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर हम बार बार सैंपल लें, कम सैंपल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैंपल बार बार लें तो एवरेज करने पर हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल ट्रू पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। और वेरिएंस की अगर बात करें तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, सैंपल वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। n हमारा क्या है, सैंपल साइज, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा स्क्वायर क्या था, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, सो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन अपॉन सैंपल साइज इज वेरिएंस ऑफ सैंपल। तो जैसे जैसे सैंपल साइज ये बड़ा होगा, अब आप देखो n कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो अगर n बढ़ेगा यानी सैंपल साइज बढ़ेगा तो हम क्या कह रहे हैं, वैसे वैसे सैंपल मीन का वेरिएंस क्या हो जाएगा, कम। देन स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर अगेन जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता था उसको डिवाइड कर देंगे रूट n से, इसका ये फॉर्मूला है। सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से देखने की बात क्या है, सीखने की बात क्या है कि अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जो x बार है, x बार क्या है, सैंपल मीन, उसका स्प्रेड बहुत छोटा हो जाएगा, यानी वो वेरी नहीं करेगा, यानी उसका वेरिएंस कम हो जाएगा और वो म्यू के बहुत पास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इसीलिए बड़े सैंपल्स हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि देखो पॉपुलेशन का होना हमेशा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कोई स्टडी करने लगूं तो मैं हर इंसान का डेटा कलेक्ट कर पाऊं ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम सैंपल्स के बेस पे पूरी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। So let's read the slide once again. So mu here is the true unknown mean of the entire population. Sigma square is the true unknown variance of the entire population. X bar is the sample mean computed from your n observations. This is what you actually calculate from the data. And capital X1, capital X2 up till Xn are the individual observations drawn from that population, each assumed to have mean, mu and variance sigma square. So the sample mean of x1, x2 and xn IIDs with mean, mu and variance sigma square. With that it is telling us that each individual data point xi comes from the population characterized by mu and sigma square. The sample mean x bar is then a random variable built from these observations, and its own properties are expected value, or we can say expected mean, that is ex bar, which is equal to mu when the sample this means that the sample mean is unbiased. Why? Because on an average it is equal to what? It is equal to population mean. Variance of the sample mean is population variance divided by n. N is your sample size, and SD x bar is sigma upon under root n. So this is standard error, not the population standard deviation itself. Okay, so next slide is again not about CLT, it is about law of large numbers. So CLT पे जाने से पहले हमें लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को समझना होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को LLN that is law of large numbers और CLT में confusion रहता है. So there are two types of LLN, weak law of large numbers and strong law of large numbers. So WLLN and SLLN. वीक LLN की अगर बात करें तो अगर हमारे पास n IIDs हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स हैं जिनका मीन क्या है, म्यू,
तो किसी भी छोटे पॉजिटिव नंबर जिसको हम एप्सिलॉन कंसिडर कर लेते हैं विच इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी दैट x बार n माइनस म्यू इफ ग्रेटर देन एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 0। तो ये है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा हमारे सैंपल मीन यानी x बार n और ट्रू मीन यानी म्यू के बीच का डिफरेंस 0 होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। इसी को हम कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। एप्सिलॉन इज नथिंग बट इट्स अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 0.01 या इससे भी छोटा 0.001। ये एक तरीके का एप्सिलॉन हम क्या किसको लेके चल रही थी छोटी वैल्यू, ये टॉलरेंस वैल्यू है। यानी आप कह रहे हैं कि मैं इतनी गलती टॉलरेट कर सकती हूँ या इतनी गलती करना मॉडल को अलाउड है। कितनी, 0.001, बहुत कम। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो हमारे एक्चुअल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस है वो इस छोटी सी वैल्यू से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। किस केस में, अगर n यानी सैंपल साइज कैसा है, इन्फिनिटी। यानी पूरा इक्वेशन कह रहा है कि जैसे जैसे n यानी सैंपल साइज इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, चाहे आप एप्सिलॉन कितना भी छोटा रख लो। यानी सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता अगर n की वैल्यू यानी लार्ज सैंपल्स हमने लिए हैं तो। और यही वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कह रहा है, जितना ज्यादा डेटा उतना कम चांस कि सैंपल मीन और आपके टारगेट मीन यानी ट्रू मीन में कोई डिफरेंस होगा। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि सैंपल मीन के ट्रू मीन से बहुत दूर भटकने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता है। लेकिन इससे पहले जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो हमें बताएगी कि थोड़ा भटकना कैसा दिखता है, उसकी शेप क्या होगी। सीएलटी हमें ये बताता है। ये था हमारा वीक लॉ। अब स्ट्रॉन्ग लॉ क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x बार n इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1। ये और भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, यानी कि ये कहता है कि ऑलमोस्ट श्योरली है कि इनफाइनाइट लिमिट अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो मीन सैंपल मीन हमेशा ट्रू मीन के बराबर ही आएगा। ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। बात एक ही है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स हमें सिर्फ ये बताता है कि सैंपल एवरेज एंड में कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ रुक रहा है, म्यू पर। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि उस रास्ते में x बार n के डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी। तो शेप बताने का काम किसका है, आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। अब हम मूव कर सकते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स हमने देख लिया कि सैंपल साइज का बड़ा होना बहुत जरूरी है अगर हम सैंपल से पॉपुलेशन मीन को एज्यूम करना चाहते हैं तो। अब हम सीएलटी पढ़ेंगे यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे। मान लीजिए x1 x2 अप टिल xn IIDs यानी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं विद expected value EXI is equal to mu and variance of XI is equal to sigma square which is less than infinity। इसका मतलब क्या है कि हमेशा फाइनाइट होना चाहिए वेरिएंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए x और x2 xn रैंडम वेरिएबल्स है जिनका मीन म्यू है और फाइनाइट वेरिएंस है। ध्यान रहे कैसा है, वेरिएंस फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। अब जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ हम कह रहे हैं कि n यानी सैंपल साइज तो इन्फिनिटी की तरफ हो लेकिन वेरिएंस जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। कि अप्रोच करेगा तो हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है zn, ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा होगा, zn इज इक्वल टू x बार n माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ये कन्वर्ज करेगा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या कह रहे हैं, दोबारा देखिए कि जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका मीन म्यू और फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा हमारा स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कन्वर्ज करने लग जाएगा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन क्या हो 0 और वेरिएंस क्या हो 1। यानी हम लिख सकते हैं कि जो x बार n की वैल्यू है, जो हमारे सैंपल मीन की वैल्यू है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली n where normal distribution where your mean is mu and your variance is sigma square upon n। अब इसकी बढ़िया बात क्या है CLT की, आपका ओरिजिनल डेटा चाहे जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन से रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रहा हो, चाहे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रहा हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रहा हो, या बिल्कुल स्क्यूड डेटा हो, तो अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है तो उनके एवरेजेस यानी x बार, सैंपल के एवरेजेस x बार का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक परफेक्ट सिमेट्रिकल नॉर्मल कर्व ही आएगा। नॉर्मल कर्व यानी बेल शेप ही बनेगा। बस एक ही कंडीशन है
कि क्या, कि पॉपुलेशन वेरिएंस कैसा होना चाहिए, यानी सिग्मा स्क्वायर कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। तो हमारा डेटा चाहे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से उठाया गया हो, सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन्स का, सैंपल एवरेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल। आप ये सिंबल देख रहे होंगे एरो के ऊपर डी, ये आपके लिए मतलब इस सिंबल का क्या मतलब है कि कन्वर्जेंस इज देयर इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस अब इस स्लाइड में इस ग्राफ को देखो, इसमें क्या है, यहाँ स्क्रीन पे 3 अलग अलग सैंपल साइजेस हैं। एक n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 5, 5 सैंपल लिए, एंड देन n इज इक्वल टू 30। इनके लिए सैंपल मीन x बार का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सो इफ आई टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 1, जो ये ब्लू डैश्ड लाइन है, ये वाइड है, काफी बड़ी फ्लैट सी है। इसका मतलब क्या है कि स्प्रेड बहुत ज्यादा है। देन नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज, जो आपकी ऑरेंज लाइन से डिनोट हो रहा है, ये थोड़ा नैरो हो गया है, और इसने एक बेल शेप्ड कर्व लेना शुरू कर दिया। देखो पहले फ्लैट था, अभी हल्का हल्का बेल शेप्ड, और बेल शेप्ड कर्व का क्या मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। n इज इक्वल टू, अभी वो पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब अभी क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो कंडीशन है ना कि 30 से अबव होना चाहिए सैंपल साइज। तो अब देखो ये जैसे n इज इक्वल टू 30 है, जो रेड लाइन से डिनोट हो रहा है, ये बिल्कुल टॉल और नैरो बेल शेप, प्रॉपर बेल शेप्ड कर्व बन जाता है, जो ठीक म्यू पर सेंटर्ड है, यानी आपके मीन पर सेंटर्ड है। तो जैसे जैसे, इससे हमें क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से, कि जैसे जैसे n बढ़ता है, दो चीजें हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नैरो हो रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन नैरो क्यों हो रहा है, थैंक्स टू व्हाट, थैंक्स टू लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, और इसका शेप नॉर्मल हो गया है। शेप नॉर्मल किसकी वजह से हो रहा है, ये कौन सी थ्योरम में बात की गई है इसके बारे में, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। ओके, इफ आई टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ CLT, सो CLT स्टैटिस्टिक्स में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज है, यूनिवर्सैलिटी, अप्रोक्सीमेशन, इन्फ्रेंस एंड रूल ऑफ थंब। यूनिवर्सैलिटी से क्या मतलब है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कुछ भी हो, एवरेज इन सब का क्या आएगा, नॉर्मल। सो इट इज यूनिवर्सल। भाई चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबका सैंपल्स का एवरेज क्या आएगा, नॉर्मल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सैलिटी। देन इज अप्रोक्सीमेशन। अगर हमें पॉपुलेशन की एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी पता, तब भी बड़े सैंपल्स के लिए हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ही तो कर रहे हैं हम, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा x बार किसके इक्वल आ जाता है, म्यू के। तो दैट इज व्हाई वी आर, एंड दैट्स एन अप्रोक्सीमेशन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। इन्फ्रेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो इस थ्योरम पे ही बेस्ड है। सो इट इज इन्फ्रेंशियल इन नेचर। रूल ऑफ थंब इज, सैंपल साइज अगर 30 के इक्वल है या 30 से बड़ा है, तो मान के चलिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी। Then this is one of the numerical example of CLT. तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, फैक्ट्री प्रोडक्ट बोर्ड्स विद मीन लेंथ म्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सिग्मा इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, a sample of n is equal to 64 bolts is taken, find probability of x bar greater than 5.05। यानी एक फैक्ट्री है जो बोल्ट बनाती है, और उनकी मीन लेंथ कितनी है, म्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना गिवन है, 0.2, और n की वैल्यू, सैंपल साइज हमने कितना पिक किया है, 64 बोल्ट्स रेंडमली पिक किए गए हैं। और हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सैंपल का जो मीन लेंथ है, दैट इज x बार इज 5.05 सेंटीमीटर। 5.05 सेंटीमीटर नहीं, उससे ज्यादा लेंथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये निकालना है। सो सबसे पहले CLT के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि x बार क्या होता है, इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर योर मीन इज म्यू एंड योर वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर आपका मीन क्या है, इट इज 5, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 0.2, और वेरिएंस क्या होता है इसका, स्क्वायर। सो 0.2 स्क्वायर अपॉन 64। तो यहाँ से आपके कैलकुलेशंस करके x बार किसके इक्विवेलेंट, अप्रोक्सीमेशन में किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड एरर आपको याद होगा, हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि स्टैंडर्ड डिविएशन, जो पॉपुलेशन के केस में तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, और सैंपल्स के केस में क्या होता है, उसी स्टैंडर्ड डिविएशन का दूसरा नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर। और उसका फॉर्मूला क्या है, जो आपकी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n, रूट ऑफ सैंपल साइज। सो दैट इज 0.2 अपॉन रूट 64, दैट इज 0.2 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 0.025। अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि
जेड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई तो फॉलो कर रहे होते तो हमारे पास जेड टेबल है जिससे हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी तो हमने इसको नॉर्मल की तरफ लेकर गए इसको। सो जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एसी, दैट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 5 अपॉन 0.025, जो भी ऊपर वैल्यू आई थी आपकी स्टैंडर्ड एरर की। और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन 5.05, 5.05 माइनस 5 अपॉन 0.025। तो ये कैलकुलेशंस के बाद आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2। अब हमने जेड की टर्म्स में वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जेड टेबल में ये प्रोबेबिलिटीज हम रीड कर सकते हैं। तो नोटिस कीजिए कि हम एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था हमारा एक्स बार को फाइंड आउट करने का, तो हमने उस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को जेड में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें पता है जो जेड है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है और उसकी टेबल हमारे पास अवेलेबल है। बाकी की प्रोबेबिलिटी तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है लंबी लंबी कैलकुलेशंस करके। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए जो मैथमेटिशियंस ने हमारे लिए जेड स्टैंडर्ड टेबल बना रखी है, उसका यूज करने के लिए हमने ये सब स्टेप्स किए हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी लगाई है। तो किसी भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम जेड टेबल का यूज करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही कॉमन टेक्निक है। अब जेड टेबल से वैल्यू देखो, आप जेड स्कोर निकालो। सो इट विल बी 1 माइनस थीटा 2 विच विल बी इक्वल टू 2 आई थी ना आपकी जेड की वैल्यू, जेड इज ग्रेटर देन 2। तो इस 2 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू टेबल से देखो, which will come out to be 0.9772. So 1 minus 0.9772, it comes out to be 0.0228. अब कई लोगों को डाउट हो रहा है 1 में से क्यों माइनस किया। ओके, 5 ऑफ 2 अगर हम देखें तो हमने अभी z की वैल्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग चेक की है, 2 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे z की वैल्यू है वो इक्वल टू 2 है या लेस देन 2 है, पर हमें फाइंड आउट क्या करना था, ग्रेटर देन 2। तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। हमने लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी टेबल में से फाइंड आउट कर ली और ग्रेटर देन की हमारे क्वेश्चन में पूछी हुई थी, तो दैट इज वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1 माइनस 0.9772, इट कम्स आउट टू बी 0.228। तो जो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जिनको ये 1 माइनस वाला डाउट आ रहा था, उनको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज योर 5, वो हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया देता है। और हम जब ग्रेटर देन वाले प्रोबेबिलिटी चाहें तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड वाला डेटा चाहिए करके। तो इसका मतलब हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से जो हमने टेबल में वैल्यू देखी उसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑफकोर्स लेफ्ट का पूछा हुआ है तो ऐसा नहीं करना, तो एज इट इज ये जेड से जो जेड टेबल से जो वैल्यू निकालेंगे वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर राइट वाला पूछा हुआ हो तो हमें याद रखना है कि हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो हमारा आंसर आया, व्हाट इज दिस 0.0228, तो क्या इंटरप्रेट किया हमने, दैट ओनली अबाउट 2.28% चांसेस आर देयर दैट द सैंपल मीन विल एक्सीड 5.05 सेंटीमीटर। इसका प्रैक्टिकल सा मतलब ये है कि अगर फैक्ट्री में से 64 वोल्ट्स का रैंडम सैंपल हम निकालते रहे तो सिर्फ 2%, 2.28% सैंपल्स में ही एवरेज लेंथ 5.05 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी। बाकी 97.72% चांसेस है कि वो हमेशा इससे कम ही रहेगी। तो अगर हम देखें तो हमने क्या क्या किया, पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमें दिए हुए थे, म्यू एंड सिग्मा, CLT लगाया, उसके ऊपर CLT लगा के x बार की अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर एंड मीन इज म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। फिर स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया सिग्मा अपॉन रूट n से। एक्चुअल x बार की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में गिवन 5.05 को Z स्कोर में कन्वर्ट किया। क्यों किया Z स्कोर में कन्वर्ट, क्योंकि Z टेबल में इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। तो Z टेबल से प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट देके फाइनल आंसर निकाल। तो ये एग्जांपल हमें ये दिखाता है कि CLT का कितना बढ़िया यूज है। हम इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जाने ना जाने, उसको जाने बिना सिर्फ मीन और वेरिएंस अगर हम जानते हैं और वेरिएंस अगर फाइनाइट है तो हम सैंपल मीन के बारे में प्रिसाइज प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे पास x बार है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसका मीन था 5 और वेरिएंस था 0.025 स्क्वायर, इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि मीन क्या 5 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या 0.025। लेकिन हमारे पास इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए कोई टेबल नहीं है, मतलब जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सके।
तो हर अलग अलग मीन, देखो अब मीन क्या है 5, और जो नॉर्मलाइज यानी स्टैंडर्डाइज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमने किसी डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका मीन किसके बराबर ले आते हैं हम, 0 के, और वेरिएंस किसके बराबर ले आते हैं, 1 के। उसके लिए टेबल है हमारे पास, जेड टेबल। तो हर अदरवाइज क्या होगा, कितने टेबल आएंगे, यहाँ मीन आ रहा है 5, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए 6 मीन, तो उसके लिए अलग टेबल, 7 के लिए अलग। ऐसा करने से अच्छा क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉलो कर ले, और स्टैंडर्ड क्या रखा उन्होंने कि मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो। तो ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना देते हैं, बाकी वैल्यूज को आप डिवाइड डिवाइड करके अपना स्टैंडर्डाइज कर लें। तो हर अलग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अलग अलग टेबल बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, इसलिए क्योंकि इसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिशियंस या मैथमेटिशियंस ने कह लो कि उसके लिए सिर्फ एक टेबल बनाई, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें मीन 0, स्टैंडर्ड डिविएशन 1। तो कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, और उसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड एरर कह लो सैंपल के केस में। इससे स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है, या यूं कह लो जेड स्कोर बन जाता है।